कई बार आपने सोचा होगा कि देश में या आपके राज्य में मुस्लिम नेतागिरी पनप क्यों नहीं रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक के ऊपर, कहीं पे भी ये चर्चा हमेशा होती रहती है। ऐसा तो क्या होता है कि मुस्लिम नेतागिरी कभी भी पनप नहीं पाती है। और ये सवाल, ये चर्चा सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही ऐसा नहीं है, देश के पत्रकार, लिबरल्स, गैर मुस्लिमों के अंदर भी ये चर्चा हमेशा होती है कि ऐसी तो क्या मजबूरी है इस कौम की या मुसलमानों की कि वो अपने अंदर से कोई एक सर्वमान्य नेता जो सबको लेकर चलता हो, ऐसा नेता पैदा नहीं कर पाती। और इस चर्चा का कोई अंत नहीं है। आखिर में सब एक मुद्दे पे बात को समेट लेते हैं कि कौम अंदर अंदर एक दूसरे के टाड़ियाँ खींचती है, एक दूसरे को नीचा दिखाती है, तो कोई आगे बढ़ता है तो उसे वापस खींच लेती है। ये आम राय बनती है। मेरी समझ में ये सही आकलन नहीं है। मौका मिलता है सबको, जिसके अंदर टैलेंट है, जो दूसरों को इंप्रेस करने में सक्सेस हो जाता है, वो नेता के रूप में आगे निकलता है। लेकिन जिन जिन व्यक्तियों ने नेता बनने की कोशिश की, उसके बाद में वो सक्सेस क्यों नहीं हुए, उनके कैरियर में उन्होंने क्या गलती की, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। और मैं समझता हूं मुसलमान कौम ऐसी है जो पॉलिटिकली अवेयर है। चाहे उनकी नुमाइंदगी ना हो, लेकिन नुमाइंदगी सही तरीके से हो, इसके ऊपर ज़्यादा जोर देती है। ये कौम अपने अंदर से किसी को नेता बनाने से कतराती नहीं है, लेकिन जब तक इस कौम को विश्वास न बैठे, भरोसा ना आए, तब तक वो किसी को भी आगे नहीं करती। फिर चाहे कोई और इनके वोट लेके वो खुद नेता बन जाए। और ऐसा भी नहीं है कि देश में मुसलमानों को मौका नहीं मिला। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में कुल मिलाकर 6 मुसलमान मुख्यमंत्री तक पद तक पहुंचे। सीएम ऑफिस के अंदर मुसलमान बैठे। राजस्थान में बरकतुल्ला खान 1971 में वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और इंतकाल तक 1973 तक वो सीएम पद के ऊपर बने रहे। बिहार में एक अब्दुल गफूर करके थे, 73 और 75, 1973 से लेकर 1975 तक वो भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आगे चलकर राजीव गांधी की जब सरकार बनी तो वो वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। सैयदा अनवरा तैमूर असम में 1980-81 में महिला मुख्यमंत्री के रूप में असम में थी। महाराष्ट्र में AR अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले 1980 से लेकर 1982 तक सीएम पद पर रहे। मोहम्मद अलीमुद्दीन मणिपुर जैसे स्टेट में 1972 में मुख्यमंत्री पद के रूप में रहे थे। और केरल में चेरियन कंडी मोहम्मद कोया 1979 में मुख्यमंत्री रहे थे। इसमें से मोहम्मद कोया साहब जो थे वो इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ से मुख्यमंत्री थे, और मोहम्मद अलीमुद्दीन मणिपुर में थे, वो मणिपुर पीपल्स पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के रूप में रहे। यानी कुल मिलाकर 6 मुसलमानों को अभी तक राज्यों में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। राजस्थान में बरकतुल्ला खान कांग्रेस की तरफ से थे, इंदिरा जी ने उनको मौका दिया था और वो मुख्यमंत्री रहे थे। बिहार में अब्दुल गफूर साहब, वो भी कांग्रेस के थे। AR अंतुले साहब महाराष्ट्र में,
वो भी कांग्रेस से थे। उनके कार्यकाल में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के चक्कर में वहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार की बातें बाहर आई, उसके बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार में अब्दुल गफूर साहब को भी जेपी मूवमेंट जब चली, तो जेपी मूवमेंट के एंड में जब सरकार बदल गई तो उनका भी कार्यकाल खत्म हुआ था। 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए, एक इंडियन मुस्लिम लीग ने दिया और एक मणिपुर पीपल्स पार्टी ने। अब आज की तारीख में आप देखिए कि पूरे देश में मुसलमानों के चर्चित नाम कौन से हैं? मुस्लिम राजनेता हो ऐसे चर्चित नाम तो 2 नाम सामने आते हैं। एक है असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की लोकसभा सीट जो है 45 साल से उनकी फैमिली में है। 45 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है, 2 पीढ़ी होती है। उन्होंने अपनी पार्टी को विस्तार करने की कोशिश की, बिहार में उन्होंने कोशिश की, सक्सेस हुए, लेकिन उस बाद में पार्टी सिमट गई। महाराष्ट्र में उन्होंने कोशिश की, कुछ सफलता उनको वहाँ पर मिली, फिर सिमट गई। गुजरात के अंदर आए, शुरुआत में कुछ सफलता मिली, लेकिन फिर वहाँ पे भी सिमट गई। आज असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ तेलंगाना में कुछ सीटों के ऊपर असर रखते हैं। 45 साल की राजनीति, 45 साल की राजनीति में एक ही जगह से, एक ही सिटी से सांसद बन के रहना और उसके बाद में वहाँ के मुसलमानों के हालात में क्या सुधार हुआ, क्या गड़बड़ी हुई, वो एक अलग संशोधन का विषय है। उस पर कभी और वक्त पे बात करेंगे। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं इमरान प्रतापगढ़ी की कर रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रभाव जो धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है और इमरान प्रतापगढ़ी, इनकी जो लोकप्रियता है वो कांग्रेस के माइनॉरिटी के चेयरमैन होने की वजह से, कांग्रेस के महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद होने की वजह से, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट में मुसलमानों के लिए सीमित है। देश की आबादी का 70% 3 स्टेट में रहता है। वो स्टेट है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, बिहार में कांग्रेस नहीं है, बंगाल में नहीं है, तो वहाँ के मुसलमानों के लिए इमरान प्रतापगढ़ी स्वीकार्य नहीं है। और ओवैसी के लिए बात है, उनका मामला ये है कि हैदराबाद के बाद उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये लिमिटेड एरियाज के अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, मुस्लिम कार्यकर्ताओं के, खास करके कांग्रेस के अंदर भी सारे कार्यकर्ता इमरान प्रतापगढ़ी के चाहने वाले हैं, ये तो नहीं मान सकते, लेकिन मुसलमानों का कुछ तबका है वो जो उनके साथ में चलता है। अभी 10-12 दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी गुजरात में आए थे और गुजरात में आने के बाद में उन्होंने एक कार्यक्रम में कुछ संबोधन किया और बाद में गुजरात पुलिस ने उनके सामने एक FIR दाखिल कर दी। वो चर्चा में आई, एक ये विवाद खड़ा हुआ। इस विवाद के बारे में उन्होंने अहमदाबाद के एक लोकल छोटी सी चैनल के पत्रकार तुषार बसिया से बात की थी। फोन पे बात हुई थी और वो फोन रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी आया था। आज जब मैं इनके बारे में कुछ बोलने के लिए, कुछ बताने के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो आज पूरे दिन में मैंने 3 बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। तीनों मरतबा इन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि ये मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन राजनेता होने के नाते फ़ोन को रिसीव करना बहुत ज़रूरी होता है। फ़ोन अगर स्विच ऑफ कर दोगे, क्योंकि नेता का काम क्या है? नेता का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाम तक पहुँचे। अगर आवाम तक आप नहीं पहुँच सकते तो आवाम को आप तक आने का एक दरवाज़ा खुला रखो, एक मौका दो। पूरे दिन में 3 मरतबा अगर कोई आपको कॉल कर रहा है और आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। गुजरात के कई मुस्लिम नेताओं को आदत थी कि दोपहर में फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, रात में फ़ोन स्विच ऑफ कर देना। नतीजा फिर आज सामने है, हमारे नेतागिरी सिमट जाती है। फिर मुझे ज़रूरत ये थी कि अगर उनके बारे में मैं कुछ भी बताऊं, उससे पहले कुछ मुद्दों पर उनकी भी राय ले लूँ।
संपर्क नहीं हो पाया। मैं अपनी बात रखता हूँ। 1987 में मोहम्मद इलियास खान के 9 बेटे बेटियां और 10वां बेटा वो मोहम्मद इमरान खान, इमरान प्रतापगढ़ी। 1987 में इनकी पैदाइश है। 2008 से इन्होंने मुशायरे करने शुरू किए, मुशायरों में शिरकत लेनी शुरू की। कॉलेज में इससे पहले भी वो तुकबंदी किया करते थे। इनका जो ओरिजिनल काम था वो ये कि शायरी करना, शेर करना, लेकिन ये ज़्यादातर इनकी नज़्में हैं। उर्दू में नज़्म है या शेर है, और नज़्म भी बहर के बाहर की है। तो तुकबंदी टाइप जो आप बता सकते हो ना, वो उस टाइप की। मौजूदा कुछ भी घटना हुई उसी को जोड़कर कुछ बोल देना पद्य के रूप में, नज़म के रूप में। तो इनका ऐसा कोई सब मिला के कुल 100 के करीब करीब इनकी नज़म मिलती है, लेकिन इसमें कोई ऐसी नज़म नहीं है कि जो काबिल दाद या काबिल मकबूल हो। उस वक्त ये सैफई महोत्सव जो होता था, मुलायम सिंह जी करते थे, तो वहाँ पे भी ये शिरकत करते थे। एक मरतबा इन्होंने हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए भी एक नज़म पढ़ी थी, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, और ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ये किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा थी। यहाँ से ये इनका नाम पूरे इंडिया में, क्योंकि मुसलमानों ने इससे हाथ लिया। जो लोग ओवैसी को चाहने वाले लोग थे और अकबरुद्दीन ओवैसी को जो मानते थे, उन लोगों ने इस नज़म को काफ़ी फैलाया। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद में छोटे मोटे मुशायरे इन्होंने शुरू किए। सैफई महोत्सव में इनको न्योता मिलने लगा मुलायम सिंह जी के यहाँ, और उस वक्त में मुलायम सिंह जी ने यश भारती करके एक अवार्ड हुआ करता था, अभी भी है। यश भारती अवार्ड कवियों को दिया जाता है, कला के क्षेत्र में काम करने वाले अदाकार, फिल्म में काम करने वाले लोगों के लिए, नृत्य के लिए, संगीत के लिए और कविता के लिए दिया जाता था। 2013 या 2000, अगर मैं साल सही तरीके से याद कर पाऊँ तो 2016 होना चाहिए। 2016 में इमरान प्रतापगढ़ी को भी यश भारती अवार्ड दिया था। अब यश भारती अवार्ड की आप पूरा इतिहास निकालो तो 1994 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तब 4 लोगों को यश भारती अवार्ड दिया गया। उसमें से 2 नाम थे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। आपको याद है, जया बच्चन आज भी समाजवादी पार्टी की सांसद है। और उस वक्त 1994 में अमर सिंह और मुलायम सिंह जी की दोस्ती थी, और अमर सिंह और अमिताभ बच्चन की दोस्ती थी, तो ये कनेक्शन बनता था। तो 4 लोगों को यश भारती अवार्ड दिया गया 1994 में, जिसमें 2 बच्चन फैमिली से थे, 2 बाहर के थे। उसके बाद में एक लंबा अरसा निकल गया, किसी को कोई अवार्ड नहीं। 2006 में फिर से मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सेकंड टाइम 3 लोगों को यश भारती अवार्ड दिया। उसमें से एक नाम था अभिषेक बच्चन। यानी मुलायम सिंह जी ने टोटल 7 अवार्ड दिए, उसमें से 3 बच्चन फैमिली में दिए। 2007 की में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने उर्मिला शंखधर, उनको ये अवार्ड दिया। 2007 से लेकर 2012 तक किसी को अवार्ड नहीं। 2013 में
अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और एक अवार्ड देते हैं राजेंद्र यादव को। यानी 1994 से लेकर 2013 तक 4 ने 3 7 और 1 9 लोगों को यश भारती अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड की कीमत, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी कि जो नोटेबल काम करेगा अपने अपने फील्ड में, काफ़ी अच्छा काम करेगा, उसको ये अवार्ड मिलेगा। लेकिन चुनाव सर पे आने लगे और यश भारती अवार्ड का राजनीतिकरण हो गया। 2015 के अंदर 54 लोगों को यह अवार्ड दिया गया, 54 अखिलेश यादव ने दिए। 2016 में 46 लोगों को अवार्ड दिया और 2016 के अंदर सेकंड टाइम मार्च महीने में फिर से अवार्ड समारोह किया गया और उसमें 62 लोगों को अवार्ड दिया। ये 62 लोगों में से एक नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। आप सोचिए, जो जो काम के लोग थे, जिसकी जिसकी सिफारिश आई, बरसों तक सिर्फ 8 गिने चुने लोगों को अवार्ड दिया था। 2015 और 16 में, 15 में 54 और 2016 में 2 समारोह में, एक में 46, दूसरे में 62, 108 लोगों को अवार्ड दिया गया। अब बात आती है 2016 के बाद की। 2019 के चुनाव आए, इमरान प्रतापगढ़ी की एंट्री होती है कांग्रेस में और वो मुरादाबाद से चुनाव लड़ते हैं। सामने केटी हसन है समाजवादी पार्टी के, जो सिटिंग एमपी हुआ करते थे। इमरान प्रतापगढ़ी की सभाओं में 1-1 लाख लोग सुनने के लिए आते थे क्योंकि वो शायरी बोलते थे। लेकिन जब वोट देने का वक्त आया तो कुल मिला के 59,198 लोगों ने उनको वोट दिया। सामने केटी हसन को वोट देने वाले लोग थे 6,49,016। कितना बड़ा मार्जिन, डिपॉजिट गई। उसके बाद में ये 2019 का रिजल्ट आ गया। 2019 के बाद में 2020 और 2021 2 साल चले गए। जून 2021 के अंदर कांग्रेस ने इनको माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया, माइनॉरिटी सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर 1 साल गया। जून 2022 के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद बनाए गए। यानी 2019 से लेकर 2022 3.5-4 साल के अंतराल में लोकसभा की सीट, माइनॉरिटी सेल और उसके बाद में राज्यसभा। देश के इतिहास में शायद ही आपको कोई ऐसा मुस्लिम नाम मिलेगा जो 4 साल में इतनी तरक्की करता है। कांग्रेस ने कुछ न कुछ देखा होगा, कोई लायकात है। कई मरतबा ये भी होता है कि ऑप्शन नहीं होता है, तो वैसे भी कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं था। अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ के चले गए। उनके साथ में एक युवा नेता थे सलमान निज़ामी, जो काफ़ी पूरे इंडिया के में मकबूल थे, मुस्लिम युवाओं में पॉपुलर थे। उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के पास कोई मुस्लिम नेता बचा ही नहीं। तो तब जाके इमरान प्रतापगढ़ी का नंबर लगा। 4 साल पहले पार्टी में आए, लोकसभा लड़ लिए, बुरी तरह हारे, फिर माइनॉरिटी मिला, उसके बाद में फिर सांसदी मिली। और अगर 2024 में सरकार बन जाती तो एक केंद्र में मंत्री भी बन जाते। अच्छी बात है। लेकिन मामला यह आता है कि ओरिजिनल सवाल कि मुस्लिम राजनीति में मुसलमान बहुत लंबा क्यों नहीं चलते, क्यों नेतागिरी पनपती नहीं है। तो उसका कारण है, मुसलमान सब कुछ सह लेता है, लेकिन खुद को ठगा हुआ महसूस जब करता है तो वो किसी को भी नहीं बख्शता। बगैर नेतागिरी के चल जाएगी, लेकिन लोअर क्वालिटी लेवल की नेतागिरी होगी तो वो नहीं चलाएगा। विविध राज्यों में ये दाखले सामने आए
इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में जब 2 वीक पहले, 10-15 दिन पहले जब गुजरात में FIR हुई, तब वो चर्चा में आए। उसके साथ साथ फेसबुक पर भी उनकी चर्चा होने लगी। फेसबुक में लोगों ने एक उनकी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर डाला है। 15 जुलाई 2012 की पोस्ट है। इमरान प्रतापगढ़ी ने खुद 2012 के अंदर ये पोस्ट की थी। पोस्ट में लिखा हुआ है, आप दोस्तों से बहुत सारी मुआफ़ी, कई दिनों से लगातार बिजी रहा, एक ख्वाब, एक मिशन, एक जुनून, एक खूबसूरत कॉलेज। पिछले 5 दिन से ज़मीन खरीदने में परेशान रहा, रात रात भर जगकर मुशायरों में जो भी कमाया था वो कॉलेज की ज़मीन खरीदने में लगा दिया। शायद ये मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी है। आने वाले 14 नवंबर को बुनियाद डालूंगा। आप सब दोस्तों की दुआ और मदद की। अब ये पोस्ट का स्क्रीनशॉट फेसबुक पर चल रहा है। अल्फाज कितने अच्छे यूज़ किए, बहुत बढ़िया अल्फाज यूज़ किए, क्योंकि है तो शायर ही। अल्फाजों में लिखा है कि एक ख्वाब, एक मिशन, एक जुनून। कॉलेज बनाने की बात हो रही है। अब लोग सवाल कर रहे हैं वो कॉलेज कहाँ है। नवंबर 2012 में बुनियाद डालूंगा, ऐसा उन्होंने लिखा था। अब चलते हैं आगे। 2012 की पोस्ट में आप आगे पढ़िए। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारी कोशिश है कि एक ऐसा कॉलेज बनाऊं जहां गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सकूं। एक बहुत बड़ा ख्वाब, खाली हाथ आपका इमरान, आप दुआ करोगे तो शायद इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकूंगा। 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर को बुनियाद डलनी थी। लेकिन एक दूसरा स्क्रीनशॉट सामने आता है 2013 की 2 दिसंबर का। देखिए उसमें वो क्या लिखते हैं। मेरे गांव की बेहद खूबसूरत सी सुबह, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, अगर आपकी दुआओं ने मुझे सलामत रखा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे ख्यालों का कॉलेज बनेगा यहाँ, बस कुछ महीने और। नवंबर तो निकल गया, ये दिसंबर 2013 की बात हो रही है। इसके बाद में एक और स्क्रीनशॉट सामने आ रहा है। ये स्क्रीनशॉट है 8 जुलाई 2015 का। पढ़िए उसमें क्या लिखा है। कॉलेज का काम शुरू हो गया है, रोजे की हालत में अपने ख्वाब की ताबीर देखिए, मेहनत करने का मजा कुछ और ही है, दुआ की गुजारिश। कॉलेज का काम शुरू हो गया है, रोजे की हालत में अपने ख्वाब की ताबीर के लिए मेहनत करने का मजा कुछ और ही है, दुआओं की गुजारिश। इससे यह पता चलता है कि उस वक्त रमज़ान चल रहे थे। दूसरा पता ये चलता है कि उन्होंने रोज़ा रखा था, और रोज़ा रखने के बाद में आप फेसबुक पे लिख सकते हो कि मैंने रोज़ा रखा है और मैं कुछ काम कर रहा हूँ। और साथ में जो तस्वीर डाली है उसमें 2 SUV खड़ी है। मेहनत हो रही है, कॉलेज बनेगा। चलो आगे चलते हैं। 16 दिसंबर 2015। अब इनकी पोस्ट में ये लिखते हैं, आज बहुत खुश हूं। कॉलेज के लिए एक ज़मीन के लिए पिछले 2 साल से परेशान था, मिल नहीं रही थी, लेकिन अल्लाह का ऐसा एहसान हुआ कि 2 दिन पहले वो ज़मीन आसानी से मिल गई। शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। ख्वाबों की ताबीर के लिए एक कदम और करीब। ये 4 पोस्ट हैं। आप इनकी फेसबुक पर जाके देखोगे और ढूंढोगे तो ये पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, वहाँ से गायब होगी। लेकिन मुसलमान जो बच्चे हैं, युवा है, वो हर एक का कच्चा चिट्ठा अपने पास रखते हैं। अब जब जब इनकी इमरान प्रतापगढ़ी कोई पोस्ट आती है तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट चिपकाते और सवाल करते।
एक खातून ने तो आईडी है खातून की, आईडी से पता चलता है कि वो खातून है या नहीं है वो तो हमको पता नहीं। उन्होंने 2 फोटो लगाए, एक में लिखा है कि ये चंदा लेने से पहले और ये चंदा लेने के बाद, दोनों की वहाँ पे बहुत सारी कमेंट होती है, आप देखिए। अब ये कॉलेज के लिए चंदा हुआ नहीं हुआ हमें तो मालूम नहीं। पोस्ट जब डाली गई है इसका मतलब ये कि कॉलेज बनाने का कुछ काम चल तो रहा था या तो इरादा तो था, लेकिन वो कॉलेज बना या नहीं बना किसी को मालूम नहीं। लेकिन लोग वहाँ लिखते हैं कि वो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कॉलेज हवा हो गया। इसीलिए आज मैंने इमरान प्रतापगढ़ी को 3 बार कॉल किया कि अगर इनकी तरफ से कोई सफाई आती है तो वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँ। लेकिन जैसे कि उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, वो अपनी फेसबुक पर भी किसी को जवाब देते नहीं, सारे लोग वहाँ पे उनकी मजम्मत करते हैं और वो वहाँ पे वो डिलीट वाला काम चलता है कि जो जो कमेंट गलत करेगा उसकी डिलीट भी हो जाएगी, पोस्ट आपको मिल नहीं रही है। तो ये कहानी है पूरी, ये माहौल है। देश के 2 नेता में से एक इमरान प्रतापगढ़ी की। अब यहाँ से सीख क्या मिलती है? कई बच्चे हमारे जो राजनीति में कदम रख रहे हैं, जिनको राजनीति में आगे आना है, उन सब से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आने से पहले आपका जो माजी है, भूतकाल है, उसको क्लियर कर दीजिए। सारे लेन देन, सारी गलतियाँ उसको सुधार लीजिए। उसके बाद में राजनीति में कदम रखिए। और राजनीति में कदम रखने के बाद, सियासत में आने के बाद, आपका एकमात्र ध्येय, लक्ष्य, मिशन समाज और देश होना चाहिए। जिस दिन आप समाज को भूल के अपने आप को बड़ा समझोगे, उस दिन आप गिर जाओगे। मौका सबको मिलता है, मुसलमान हर एक को लेके चलता है। गुजरात में उसने जिग्नेश मेवाणी को भी मुस्लिम वोट से लीडर बना दिया, आपको भी बना सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, अपने आप को कभी भी समाज के ऊपर मत समझो। दूसरी बात, कभी भी समाज को बेवकूफ़ मत समझो। और तीसरी बात, कोई आपसे ज़बरदस्ती ज़्यादा काम नहीं करवा रहा है, लेकिन आप लोगों के राब्ते में रहो। पूरे दिन आपका कॉल चलेगा तो आप दूसरा कोई काम नहीं करोगे ना। सिंपल सी बात है, आवाम के पास जाना सीखो। अगर जा नहीं रहे हो तो आवाम को अपने पास आने दो। राजनेता का फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ होना नहीं चाहिए। अगर वक्त नहीं है तो आपके पास जब पद है, पोजीशन है, पैसा है, तो एक सेक्रेटरी भी आप रख सकते हैं जो कॉल रिसीव करके अर्जेंट मैटर आपको बता सकता है। लेकिन रात के 2 बजे भी आपका फ़ोन चलता रहेगा तो आवाम को तसल्ली रहेगी कि हमने जिस नुमाइंदे को आगे भेजा है वो रात में भी हमारे लिए काम करता है। आप रात में काम करो या ना करो, दिन में करो या ना करो, लेकिन आवाम को जिस दिन ये लगा कि आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, वो आपको फेंक देगी। यही वजह है कि पूरे देश में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। अगर आपको भी लीडर के बगैर तो समाज को चलेगा नहीं, लीडर तो चाहिए। तो लीडर बनने की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि समाज के साथ चलो, समाज के लिए चलो और समाज जो कहे वही करो। आपकी पार्टी, आपका नेता वो सेकंड नंबर पे है, सबसे पहले आपका समाज है। जब तक आप समाज के साथ हो, समाज आपके साथ है। जब तक आप मुसलमानों के साथ में हो, मुसलमान आपके साथ में। बस इसी के साथ अगले एपिसोड में एक बार फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।